आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आंसर शीट लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। जो सही आंसर है उसको भी पूरा पूरा लिखना है। एमसीक्यू में पूरा स्टेटमेंट लिखो। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप इस तरीके से आप अपना आंसर लिखने वाले हो। तो जब भी अंतर पूछा जाए, अगर हो सके, ठीक है, हो सके बेटा, तो टेबल बनाने की कोशिश करना। पॉइंट में आंसर लिखने का फायदा है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स वाला पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके आंसर शीट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या सही तरीका है जिससे आप आंसर्स लिखे और एग्जामिनर आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दे। तो जो कल की वीडियोस थी हमारे का, जो परसों की सेशन था हमारा, उसमें मैंने देखा बहुत बच्चों का ये सवाल है कि मैम एक ये सेशन भी बता दीजिए कि आंसर शीट कैसे लिखनी है, आंसर्स को कैसे लिखना है हमारी उत्तर कुंजी के ऊपर। तो ये सेशन आप लोगों के लिए है बच्चा, ये बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पढ़ाई अपने अपन ने करी है, जो भी चीजें कंटेंट हमने इस दिमाग में भरा है, उसको हम लोग आंसर शीट पे कैसे प्रेजेंट करें जिससे एग्जामिनर खुश होकर हमें बढ़िया नंबर दे दे, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आंसर शीट लिखने के कौन कौन से तरीके हैं जिन पे हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारा एग्जामिनर हमारी आंसर शीट से इंप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन रहेगा बेटा किस चीज के नाम, आंसर शीट कैसे लिखनी है उस चीज के नाम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास है क्या बेटा कि आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने आपने क्या किया है बेटा, 2 साल पहले एक 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसके बाद सीधा आज आप 12वीं में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और इसके लिए आप लोगों ने साल भर मेहनत करी है। ठीक है, पिछले साल से लेकर के इस साल तक 2024 से 2025 तक इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, इतनी तैयारी करी है। तो अब ये तैयारी को, इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को, कौन सी नॉलेज को बेटा, ये जो नॉलेज आपके माइंड में है, ठीक है, ये जो नॉलेज बेटा आप लोगों के माइंड में है, इसी नॉलेज को आंसर शीट के ऊपर, इसी नॉलेज को बेटा आंसर शीट के ऊपर प्रेजेंट करना है। अब वो किस तरीके से करना है जिससे एग्जामिनर को लगे कि ये जो नॉलेज आपने, जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में थी, उसको जब आपने आंसर शीट पे इस तरीके से प्रेजेंट करा कि एग्जामिनर भी समझ गया कि बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और बच्चे को नॉलेज भी बहुत बढ़िया है और आपको मिल गए पूरे नंबर, है ना। तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिससे जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर शीट को साफ सुथरा किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं हूं अंशु मलिक बेटा और आज हम लोग आपके जीव विज्ञान की उत्तर कुंजी के बारे में बात कर रहे हैं कि लिखने का सही तरीका कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। आपके पेपर में सबसे पहला सवाल जो आता है वो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, एमसीक्यू होता है। तो एमसीक्यू का सही लिखने का सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एमसीक्यू को लिखने का सही तरीका आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक आंसर शीट की फोटो है। अब देखो बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न में होता क्या है, आपको सीधा सीधा क्या दिया जाता है, प्रश्न दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अभी मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसका सही आंसर क्या है बच्चा लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आप लिखोगे कैसे उस चीज को, आपको पहली चीज साफ साफ लिखना है कि कौन सा उत्तर है। तो यहां देखो बेटा, उत्तर 1 का क भाग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड है, तो थर्ड लिखो। लेकिन 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 थर्ड लिखने के बाद ये देखो, सेकंड अगर करेक्ट आंसर है तो सेकंड का जो सही आंसर है उसको भी पूरा पूरा लिखना है। यहां पे देखो फिर से सही आंसर था इंटरफेरॉन, तो यहां पे भी बच्चे ने पूरा पूरा आंसर लिखा है। ओके, ठीक है, फिर यहां पे देखो सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4, तो यहां पे भी बच्चे ने पूरा पूरा ऑप्शन लिखा है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे ऑप्शन नंबर 3 ठीक था तो मैं 3 का 2 लिख के आ गया और एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देगा, नहीं, आपको पूरे ऑप्शन को पूरा लिखना है। तो पहली चीज, बेसिक चीज जिस पे आपको ध्यान देना है कि आप जब भी एमसीक्यू लिखो, एमसीक्यू में पूरा स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, और अगर आप 2 तरीके के पेन लेके जा रहे हो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, तो हमेशा कोशिश करो ब्लैक से आप क्वेश्चन को मेंशन कर दो और ब्लू से आप आंसर मेंशन कर दो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट तो। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में क्या आता है, पार्ट 2 में आता है बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका क्या हो सकता है,
तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने का तरीका बेटा आप लोगों के स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आंसर शीट है। इस आंसर शीट में देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, यहां मैंने लिखा है उत्तर 2 का क भाग जो है उसका आंसर। तो ब्लैक से क्या कर सकते हो या फिर ब्लू पेन से, जो भी आपको सहूलियत दे उससे आप पहले मेंशन करोगे कौन सा उत्तर है, ठीक है। उसके बाद उत्तर की लाइन यहां पे आप लिखना शुरू करोगे। इससे एग्जामिनर को ये दिख जाता है कि यहाँ पे उत्तर 2 का क है, 2 का ख है, ग है, ग है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर को भी दिख जाता है कि अलग अलग क्वेश्चन का आंसर अलग अलग साफ सुथरा लिखा है। उसको पढ़ने में भी आसानी होती है और पेपर का प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप इस तरीके से आप अपना आंसर लिखने वाले हो, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्या आता है, अगला भी अपने पास क्या होता है बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में यह पूछा गया है कि आप अंतर बताइए, फॉर उदाहरण के लिए ले लो जो पिछले साल का क्वेश्चन था, बी डीएनए और जेड डीएनए के बीच में अंतर बताओ, डीएनए या आरएनए के बीच में अंतर बताओ, या फिर लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के अंदर बीच अंतर बताओ, या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस बताओ। तो जब भी अंतर पूछा जाए, अगर हो सके, ठीक है, हो सके बेटा तो टेबल बनाने की कोशिश करना, जिसमें एक तरफ आप हेडलाइन दोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी, यानी जिन चीजों के बीच में अंतर दिया है, बीच में लाइन खींचनी है, बीच में लाइन खींचनी है, और जिन दो चीजों के बीच में अंतर पूछा है, आप वो अंतर की हेडलाइन यहां पे देखो, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर पूछा है, तो दोनों को आप इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके सिवा, इसके बाद आप एक एक पॉइंट करके, पहला पॉइंट इसका ये रहा, दूसरा पॉइंट इसका ये रहा और तीसरा पॉइंट इसका ये रहा, तो दोनों के 3-3 पॉइंट्स या फिर जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं, जितने भी क्वेश्चन में पूछे हैं, उस हिसाब से अलग अलग कॉलम में लिखना, ठीक है। इससे एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसानी होगी और वो भी समझ जाएगा कि बच्चे ने बड़े अच्छे से बेहतर तरीके से अंतर को समझा है, ठीक है। एज यूजुअल क्या याद रखना है, पहले कौन से भाग का प्रश्न है, उत्तर 4 का क है, तो पहले उत्तर 4 का क भाग लिखो, फिर बीच में अंतर है तो लाइन खींच दो, इधर एक और इधर दूसरा, और दोनों के बीच में डिफरेंस यानी अंतर बताओ क्या होता है, ठीक है। ओके, अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब बात आती है बेटा लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। लॉन्ग आंसर के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, उदाहरण ले लो बेटा। जैसे हमारे पास क्या है, यहां पूछा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमें क्या वर्णन करना था, तो अब किस तरीके से हम इस उत्तर को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, वो देखो। तो देखो बेटा, सबसे पहले उत्तर 5 का घ, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया है, ऊपर लिख दिया है कौन सा, बीच में लिख दिया है कौन सा उत्तर है। इसके बाद पूछा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ब्लैक पेन से हेडलाइन दे दी, किस चीज की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेडलाइन दे दी, और उसके बाद मैंने शुरू करा आंसर लिखना। अब जब मैं आंसर लिख रही थी बेटा, तो पहली चीज देखो, मैंने आंसर जो है एक पैराग्राफ में नहीं लिखा, मैंने पॉइंट में लिखा है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो पॉइंट में आंसर लिखने का फायदा है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी, और आप भी जो सही फ्लो है, सही क्रम है आंसर का, उत्तर का जो क्रम होता है, उसको आसानी से समझ पाओगे, लिख पाओगे, ठीक है। आपको भी लिखने में आसानी होगी, एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसानी होगी, तो दोनों की ही बल्ले बल्ले हो जाएगी और मार्क्स की तो मौजा हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर लिखने की क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से आप सबसे पहले हेडलाइन दोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन ये करोगे तो मार्क्स बेहतर मिलेंगे, ठीक है। अपना आंसर भी आपका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो भी बेटा आपका आंसर शीट जो है बहुत बेहतर, कहते हैं ना वो बच्चा जिसका पूरे नंबर आ गए, कहते हैं आंसर शीट दिखाओ उस बच्चे की कैसी है, तो आपकी भी आंसर शीट ऐसी ही होनी चाहिए जब आपका रिजल्ट आएगा, और बाकी लोग जब आपके आंसर शीट देखेंगे तो वो भी हैरान हो जाएं कि अरे कितने बेहतर तरीके से इस बच्चे ने आंसर लिखा है, तो इसके तो मार्क्स बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये बेसिक चीजें थी जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपनी आंसर शीट को लिखो, उत्तर कुंजी को लिखो। ये कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ आपने जो साल भर मेहनत करी है, जो आपकी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको पेज पे उतारना है, ठीक है।
अब इसके लिए एक चीज का ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि ये कोई जादुई चीज नहीं है कि आज रात आप लोग सोए और कल सुबह उठ के आप जादुई कला से सीख गए कि उत्तर कुंजी कैसे लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 6 दिन जो मैं टू डू लिस्ट देने वाली हूं आप लोगों को, वो टू डू लिस्ट में आपको समझना है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगेगी बेटा। ये कोई जादुई, ऐसा नहीं होता, जादू नहीं है कि जादू की झड़ी घुमाई और आप लोग आंसर लिखना सीख गए, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेप वाइज प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन का आंसर का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। इंफॉर्मेशन आपके पास है, नॉलेज, आप बच्चे बड़े क्या स्मार्ट हो, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप समझते हो चीजें क्या है, क्या दिया गया है बुक में, क्या कंटेंट है, आप सभी को पता है। बस उसको लिखना कैसे है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।